नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने भारत का भूगोल शुरू किया है और भूगोल में हमने सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय की बात की थी। पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत के सामान्य परिचय में नामकरण की, और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की स्थिति, यानी कि भारत की स्थिति किस प्रकार है, ग्लोब में किस प्रकार है और महाद्वीप में किस प्रकार है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति हमारी ग्लोब में किस प्रकार है, तो सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्लोब में किस प्रकार है, तो नंबर 1, ग्लोब में दोस्तों, ग्लोब में स्थिति का पता होने से पहले हमें अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हमें अक्षांश दृष्टि से किस प्रकार हमारा भारत स्थित है, देशांतर दृष्टि से हमारा भारत किस प्रकार स्थित है और कौन से गोलार्ध में स्थित हैं, इस प्रकार हमें पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं तो हमारे ये ग्लोब है, माना कि ये ग्लोब है और ग्लोब के मध्य से एक 0 डिग्री अक्षांश गुजारा गया है, बीचों बीच से, यानी ग्लोब के मध्य से, एकदम मध्य से, ये मध्य से 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश गुजारा गया है, जिसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इसे एक अन्य नाम भी दिया गया है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार हम देख लेते हैं कि अब अक्षांश रेखाओं की परिभाषा किस प्रकार होती है। तो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तर तथा दक्षिण में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं। कौन सी काल्पनिक रेखाएं? क्योंकि हम ग्लोब पर कल्पना कर रहे हैं इस प्रकार, तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाती हैं, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। उसकी परिभाषा लिख लेना दोस्तों, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। यानी भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई उत्तर तथा दक्षिण में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसके बाद हम महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश हैं? तो उससे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो 0 डिग्री अक्षांश है उसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जो अर्धगोला स्थित है उसी कारण अर्धगोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध, और अर्धगोला जो नीचे स्थित है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और इसी प्रकार दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा है। तो हमने बात की कि उत्तर और दक्षिण में 2 रेखाएं हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसी प्रकार एक और अन्य जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है और इसी प्रकार एक दक्षिण में है। ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक व्रत। और ये 67.5 दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक व्रत। क्योंकि अंटार्कटिक महासागर से गुजरने के कारण, अंटार्कटिक महाद्वीप से गुजरने के कारण इसे अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। जो दक्षिणी अक्षांश है 67.5 डिग्री उसे अंटार्कटिक व्रत और इसे आर्कटिक व्रत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में बात कर ली। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से एकदम 90 डिग्री के कोण पर जो उत्तरी ध्रुव, उत्तर में स्थित ध्रुव है उसे उत्तरी ध्रुव नाम दिया गया। ये 90 डिग्री और ये दक्षिण में 90 डिग्री, इसे उत्तरी ध्रुव कहा गया। और इसे दक्षिणी ध्रुव कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे इनमें अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है और अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो हम देख लेते हैं कि अक्षांश कितने होते हैं, केवल अक्षांश की बात करें तो। और दूसरा क्वेश्चन बनता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में अंतर क्या है कि दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में 90 डिग्री और दक्षिण में 90 डिग्री, तो उनको काउंट करें तो कितना बनता है? 90 और 90 180, और ये 0 डिग्री अक्षांश, तो 181 अक्षांश हो गए। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अक्षांश रेखाओं में काउंट नहीं करने के कारण अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 कम, यानी कि 179 हो जाएगी। इस प्रकार हम देख लेते हैं कि अक्षांश, केवल अक्षांश कितने हो गए? 181, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री और एक भूमध्य रेखा खुद, इस कारण 181 हो गए। और अक्षांश रेखा कितनी हो गई? जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को हम रेखाओं में काउंट नहीं करते हैं, इसी कारण अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 179, यानी 179। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अक्षांश, हमने बात कर ली कि अक्षांश रेखाएं कितनी और अक्षांश कितने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है। तो सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा अक्षांश जो हमें दिखाई दे रहा है बीचों बीच, भूमध्य रेखा, तो इसे सबसे बड़ा अक्षांश कहते हैं। सबसे बड़ा अक्षांश, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है। तो ये 3 ऑप्शन में दे दे, त्रिश्वत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश और भूमध्य रेखा, और एक दे दे उपरोक्त सभी। तो उनमें उपरोक्त सभी का ऑप्शन भी बन जाता है, और एक अन्य ऑप्शन भाई दे दे कि आर्कटिक व्रत, कर्क रेखा और अंटार्कटिक व्रत, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं जो बिल्कुल वर्ताकार होती हैं, जो 2 स्थानों के बीच को मिलाने का कार्य करती हैं, तो ये वर्ताकार रेखाएं क्या है? वर्ताकार रेखाएं, वर्ताकार रेखाएं। इसी प्रकार अब हम बात कर लेते हैं कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि ये तो है 0 डिग्री और ये है 0 डिग्री और ये है 1 डिग्री। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो हमें याद रखना है दोस्तों, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होती है। तो हमेशा दोस्तों याद रखना है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो नोट्स में लिख देते हैं दोस्तों, साथ में नोट्स बनाते चलना है ताकि हमें जियोग्राफी पढ़ने में कठिनाई नहीं आए। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। क्या होती है? हमेशा समान होती है। ठीक है,
इस प्रकार हमने बात कर ली कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश कौन से हैं, सबसे बड़ा अक्षांश का क्या है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश कितने हैं और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है। ये हमें पता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य लगभग न के बराबर यानी बहुत ही कम समय में पहुँचता है, बहुत ही टाइम लगाता है। तो 6 महीने का रात यहाँ पर होती है और 6 महीने का दिन, यानी और यहाँ पर भी 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो उत्तर से दक्षिण मतलब 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आएगी। एक तो तापमान में कमी और दूसरी बात क्या है इसमें, दिन और रात की अवधि में वृद्धि। किसमें, दिन और रात की अवधि में वृद्धि। यहां पर लिख देते हैं दिन व रात की अवधि में वृद्धि। तो हमने देख लिया कि 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं और दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है निरंतर, और इसी प्रकार दिन और रात की अवधि में वृद्धि होती है, यानी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। इस प्रकार हमने बात कर ली कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, कितनी होती है, और अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश कौन से, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो इसे दोस्तों मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा और नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण देशांतर कौन से हैं और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का ज्ञान हो जाएगा तो हमारे भारत की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा हमें कि हमारे भारत की स्थिति क्या कहाँ पर है। ये हमारा ग्लोब है, वापस इसमें देखनी है हमें देशांतर रेखाएं क्या होती है। यानी देशांतर रेखाएं, तो अब बात कर लेते हैं हम देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं वे होती हैं जो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा होती हैं, दर्शाते हुए यहाँ पर यह है 0 डिग्री देशांतर। क्या है, 0 डिग्री देशांतर। और ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हमने भूमध्य रेखा कहा था, जो भूमध्य सागर के बीचों बीच से गुजरती है, इसे कारण भूमध्य रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखाएं की परिभाषा देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर नहीं, अब समांतर तो अक्षांश रेखा होगा, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई वे कोणात्मक, वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। वापस बोल देता हूं, नोट कर लेना दोस्तों। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्रीनविच रेखा के पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को निश्चित करते हैं या दर्शाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब दोस्तों ग्रीनविच रेखा यानी इसे एक नाम दिया गया 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के निर्धारण के लिए यानी 0 डिग्री देशांतर के निर्धारण के लिए
वाशिंगटन डीसी में, यानी जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पर एक सम्मेलन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो 2 अक्टूबर 1884 को किया गया था। और उसमें निर्धारण किया गया था कि 0 डिग्री देशांतर को कहाँ से गुजरा गए, तो उसलिए एक सम्मेलन में कहा गया कि 0 डिग्री देशांतर को लंदन के, जो इंग्लैंड की राजधानी है, वहाँ से ग्रीनविच वेधशाला है, वहाँ से गुजरे गए। इसी कारण 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, देशांतर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं इसे, देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच देशांतर। और इसे प्रधान मध्याह्न रेखा क्या कहते हैं, क्योंकि ये समय का निर्धारण करती है। किसका? समय का, प्रधान मध्याह्न रेखा। इस प्रकार हमने बात कर ली कि महत्वपूर्ण देशांतर है जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देशांतर दर्शा देते हैं। ये हो गए देशांतर दो। तो देशांतर इस प्रकार हो गए जो भूमध्य रेखा के लंबवत होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। एक अर्धवर्ताकार वृत्त होता है। तो इसी प्रकार देख लेते हैं देशांतर रेखा क्या होती है, अर्धवर्ताकार वृत्त। अक्षांश रेखा क्या थी, पूर्ण वर्ताकार थी, और ये अर्धवर्ताकार है क्योंकि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखाएं हैं। इसी प्रकार देख लेते हैं जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्व में जो अर्धगोला है उसे पूर्वी गोलार्ध कहा गया। क्या कहा गया? पूर्वी गोलार्ध। और इसी प्रकार जो 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहा गया। और इसके बाद बात कर लेते हैं दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते थे, कटिबंध क्षेत्र। वो हमने लिखा नहीं, सॉरी दोस्तों, उसके लिए दो देशांतर रेखाओं के बीच के जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, गौर। किसे क्या कहते हैं, गौर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनके मध्य की दूरी कितनी होती है। तो यह तो हो गया ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिण ध्रुव है ही। उत्तरी ध्रुव यानी ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की संख्या मतलब देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे कम होती है। और भूमध्य रेखा पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सबसे अधिक दूरी है और यहाँ न के बराबर है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है कि देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तो भूमध्य रेखा पर। और न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं न्यूनतम दूरी। तो ध्रुवों पर कहां पर होती है, क्योंकि यह अर्धवर्ताकार है, इस कारण जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव की ओर आती है, ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी हो गई। और अधिकतम दूरी कहां पर हो गई, भूमध्य रेखा पर। अधिकतम दूरी। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूनतम दूरी मतलब 1 डिग्री बराबर कितनी होती है ध्रुवों पर, और अधिकतम दूरी बराबर 1 डिग्री जो भूमध्य रेखा पर कितनी होती है। तो दोस्तों न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है जो 1 डिग्री बराबर 0 किलोमीटर के बराबर होती है, न के बराबर यहाँ पर दूरी होती है। और यहाँ पर भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी होती है जो 111.32 किलोमीटर होती है। यानी अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर और न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि देशांतर में और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 0 डिग्री से शुरू होकर पूरी पृथ्वी के चारों तरफ
कोण बनता है 360 डिग्री का। इसी कारण देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतरों की संख्या 360 होती है, क्योंकि 360 डिग्री का कोण बनता है। इसी कारण देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360 हो गई। यहाँ पर हम पिछली बात नहीं लिखी थी, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये भी अक्षांश है, कटिबंध क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कटिबंध क्षेत्र। और दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गौर कहा गया। इस प्रकार हमने दोस्तों अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है, ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति क्या होती है। इसी देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बाद साथ ही हम निर्धारण करेंगे। इसे मिटा देता हूं। बस इतने हिसाब में इसी मिटा दिया, गलत। ये भूमध्य रेखा है, पूरी बना लेते हैं। और ये कर्क रेखा है। इसी प्रकार ये मकर रेखा है। और ये कर्क रेखा है। ये उत्तरी गोलार्ध था, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तरी भाग में उत्तरी गोलार्ध था। और ये कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों कि ये पश्चिम गोलार्ध, जो इसके बीच इसके पश्चिम में स्थित है, इसे पश्चिम गोलार्ध कहा गया है। जो 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम है उसे देशांतर, उसे क्या कहा गया है? पश्चिमी गोलार्ध। और जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। ये भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार जो 0 डिग्री देशांतर है उसके पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध और पूर्व में पूर्वी गोलार्ध। यह है पूर्वी गोलार्ध। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब हमारा भारत कहाँ पर है, तो हमें पता है कि हमारे भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस कारण हमारे भारत कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में आता है। कटिबंध यानी जो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। इस कारण हमारा भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। यह भी सामान्य परिचय की एक बात है। जो भारत यहाँ पर है इस प्रकार दर्शा देते हैं, ये भारत है, मान लेते हैं ये क्या है? भारत। जो कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से गुजरती है, भारत। तो भारत की ग्लोब में स्थिति क्या हो गई? उत्तरी, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कौन सी स्थिति है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, जिसे क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आप ईशान कोण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ईशान कोण। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा भारत स्थित है तो ईशान कोण में। ठीक है। और ये आग्नेय कोण होता है जो
दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध होता है, ये आग्नेय कोण होता है, और ये नैऋत्य कोण होता है, और ये वायव्य कोण होता है। इस प्रकार हमारा भारत जो ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो ईशान कोण में स्थित है। अब हमारे भारत की अक्षांश स्थिति पूछ ले तो अक्षांश स्थिति क्या है हमारे भारत की? उत्तरी गोलार्ध में है। क्या सर यहाँ पर कौन नहीं बन रहा है? तो उत्तरी गोलार्ध में दो कौन मिक्स है, ये उत्तरी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश दृष्टि हो गई। और इसी प्रकार देशांतरीय दृष्टि यानी देशांतरीय स्थिति, तो देशांतर में हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। इस प्रकार हमारे भारत की स्थिति देख ली हमने, कहाँ पर? ग्लोब में। हमारा भारत ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इस कारण मिक्स स्थिति होती है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसी प्रकार हमने बात कर ली ग्लोब में स्थिति क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साइड में, मतलब महाद्वीप में हमारे भारत की स्थिति क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये तो प्रधान मध्य रेखा लिख देते हैं पोस्ट में, यहाँ पर प्रधान मध्य रेखा है ये। तो दोस्तों एक और है टॉपिक, मतलब दो अक्षांश और ये अक्षांश और देशांतरों के बीच के जो जाल बनता है, ये चार कोनों वाला कौन सा? चौकोर। ये जाल बनता है ना, ये इसे क्या कहते हैं? ये अक्षांश है, छोटे छोटे मान लेते हैं, और ये देशांतर है। तो ये जाल बन रहा है छोटा सा, उसे क्या कहते हैं? ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। यानी दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध क्षेत्र, दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गौर, और जो जाल बनता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, उसे कहते हैं ग्रिड। अब हम बात कर लेते हैं हमारा भारत महाद्वीप में कहां पर स्थित है। देशांतर रेखाएं भी ये अपने अभी यहां पर नोट्स में लिख देंगे। महाद्वीप में हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप लगता है हमारे भारत में, और हमारे भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई क्योंकि हमारा भारत विशाल था और तीनों ओर से जल से घिरा होने के कारण उपमहाद्वीप में भी आता है। तो हम देख लेते हैं हमारा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप में हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? पहली स्थिति तो हो गई ग्लोब में, और दूसरी स्थिति हो गई महाद्वीप में। महाद्वीप में एशिया में आता है, तो ये मान लेते हैं एशिया महाद्वीप। ये है उत्तरी एशिया, ये दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, और ये पश्चिमी एशिया। यानी कि उत्तरी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया। अब हमारे भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है? हमारा भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हमारा भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिणी एशिया में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। यह है भारत। तो हमारे भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में कौन सी हो गई? दक्षिणी एशिया में।
ठीक है, इस प्रकार हमने दोस्तों बात कर ली कि हमारा भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब में स्थिति क्या है, महाद्वीप में स्थिति क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती। और अब हम एक नोट्स बनाकर नोट्स के रूप में लिख देता, अक्षांश किसका निर्धारण करते हैं, अक्षांश जलवायु का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार देशांतर किसका निर्धारण करते हैं, समय का। यानी समय की गणना देशांतर के माध्यम से की जाती है और जलवायु कटिबंध क्षेत्र बनाए जाते हैं जो अक्षांश के माध्यम से बनाए जाते हैं। ये तो हमें देशांतर रेखाओं के और अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर लेना चाहिए, लेकिन नोट बनाकर यहाँ पर लिख दिया, अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं और देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है। समय की गणना हम किस प्रकार होती है उसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस दोस्तों इतनी, यानी भारत की स्थिति की बारे में चर्चा कर ली, भारत की स्थिति कहाँ पर है, किस प्रकार है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे समय की गणना किस प्रकार की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।